हेलो डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर फर्स्ट के बी पार्ट में आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ। दैट इज़ द बेसिक एंड फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोगों को पता है, केमिस्ट्री का अलग अलग टाइप के ब्रांचेस रहती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें से एक ब्रांच है डेट इज़ कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री, विच इज़ समवॉट रिलेटेड टू वेइंग ऑफ समथिंग। कुछ वे से रिलेटेड बातें, कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें इसके अंदर बेसिकली अपन करते हैं, एनालाइजेशन रिलेटेड वगैरह। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप जाकर वो देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो बताया हुआ है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कुछ बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, कुछ वेवलेंथ और वेव नंबर वगैरह के कंसेप्ट है। फिजिकल एस्पेक्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब ऐसा थोड़ा फीलिंग आएगी आपको कि आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंड आई विल डेफिनेटली एश्योर यू, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि मैं पूरा लेक्चर आपको समझा कर दूंगा, प्रोवाइडेड आप लेक्चर को अच्छी तरह से एंड तक देखना है। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब क्या, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इट इज नथिंग बट द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक डेफिनेशन? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर क्या क्या हो सकता है? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव, दीज आर द रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर इसको आप एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये सभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के अलग अलग बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आप क्या कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो रीजन है पर्टिकुलर, जैसे आप कॉस्मिक ले सकते हैं, गामा ले सकते हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक देखने को मिलेंगी। ठीक है, लाइट या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है वो बेसिकली दो फील्ड पर डिपेंड करता है। कितनी फील्ड पर डिपेंड करता है? दो। कौन कौन सी? एक रहती है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी रहती है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट रहते हैं वो एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। कैसे रहते हैं? द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसा एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ये दोनों मिलाकर क्या बनती है? एक वेव बनती है। ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड। वेवलेंथ मतलब क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ? तो यहाँ पर डायग्राम में देखो, दो कंटिन्यूस क्रेस्ट आ रहे हैं, यानी ऊपर ऊपर के जो आ रहे हैं, या नीचे के जो आते हैं उनको ट्रफ कहते हैं, है ना। जो डेप्थ वाले आते हैं वो ट्रफ कहते हैं, ऊपर के जो आते हैं उनको क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो दो सक्सेसिव या कंटिन्यूस क्रेस्ट के बीच में का अंतर, डिस्टेंस, या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में का अंतर, दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ओके, सबको डेफिनेशन याद हो गएंगे। व्हाट डू मीन बाय वेवलेंथ? द वेवलेंथ इज distance between two successive or consecutive crest or trough is called as wavelength। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। इसको जो यूनिट है वो नैनोमीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है। ओके, सेकंड डेफिनेशन है डेट इज एम्पलीट्यूड, नॉट एटीट्यूड, इट इज एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो यहाँ पर देखो डायग्राम में ये जो क्रेस्ट है वो क्रेस्ट की हाइट कितनी है, ये जो ट्रफ है वो ट्रफ की डेप्थ कितनी, that is called as amplitude, means height of crest or depth of trough is called as amplitude. Hope you are getting these two main definitions. Height of crest or depth of trough is called as amplitude. ठीक है, नेक्स्ट ये यहाँ पर देखो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अगेन वेवलेंथ दिखाया हुआ है और एम्पलीट्यूड दिखाया हुआ है। वेवलेंथ को लैम्बडा से इंडिकेट करते हैं, उसकी यूनिट नैनोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ओके, और एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड है हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। ठीक, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखो अच्छी तरह से, नोट करो कॉपी में। होप आप लोग ये लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। दीज आर द वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, डेट इज़ द कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड जो चैप्टर था वो अपना हुआ। ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है जिसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री के बेसिक्स है। तो अच्छी तरह से देखो, समझो और नोट डाउन करो कॉपी के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज व्हाट डू मीन बाय वेव नंबर। तो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर, डिनोटेड बाय न्यू बार। कैसे इंडिकेट करते हैं उसको? ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, न्यू बार, थोड़ा वी जैसे दिखाई देता, वेव नंबर। सो वेव नंबर विल बी इक्वल्स टू
1/λ। तो जो जो भी यूनिट लैम्बड़ा की थी वो सब यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल हो जाएंगे। जैसा मीटर है तो मीटर इनवर्स, वेवलेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, वो वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में रहा तो ये हो जाएगा नैनोमीटर इनवर्स, लाइक दैट। सो द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे यहाँ पर से कोई चीज़ फ्रीक्वेंट है, जैसा बसेस, फॉर एग्जांपल कोई बस स्टॉप है, वहाँ से फ्रीक्वेंट बसेस है, मतलब जो बार बार आ रही, वो पॉइंट से बसेस बार बार निकल रही है। तो व्हाट डू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन याद हो गई सबको? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो इसको जो यूनिट है वो रहती है हर्ट्स, और साइकिल पर सेकंड है ना, तो इसको सेकंड इनवर्स से भी इंडिकेट करते, ठीक है। सो हर्ट्स मीन्स सेकंड इनवर्स, और शॉर्ट में इसको CPS करके भी लिखा जाता है, साइकिल पर सेकंड, ठीक है। होप दोनों भी डेफिनेशन अच्छी तरह से रिकॉल हो गएंगे। एक डेफिनेशन अपने देखे वेव नंबर की, तो वेव नंबर विल बी इक्वल्स टू 1/λ, ओके। और दूसरी ने डेफिनेशन डिस्कस किया अपने फ्रीक्वेंसी की, डिनोटेड बाय न्यू। फ्रीक्वेंसी को कैसे इंडिकेट करते हैं? न्यू से इंडिकेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट, वेव नंबर का, वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है, एंड दैट कोरिलेशन इज E इक्वल्स टू एच न्यू। दैट विल बी एच न्यू की जगह पर सब्सटीट्यूट कर सकते तुम C/λ। क्या सब्सटीट्यूट कर सकते? C/λ, ओके। वेयर H इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी यूनिट रहती है 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। और वेव नंबर तो आपको पता ही है, न्यू बार। सो E इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू की जगह पर तुम सब्सटीट्यूट करते HC/λ, मीन्स न्यू विल बी इक्वल्स टू C/λ, ओके। और 1/λ को तुम न्यू बार सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। E विल बी इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है, और विल बी इक्वल्स टू HC/λ, ओके। इट विल बी इक्वल टू HC, और 1/λ को तुम क्या पुटअप कर सकते? न्यू बार। ये फार्मूला आपके फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम में आएंगे। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर ये फार्मूला यूज़ होते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फंडामेंटल्स है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रीजन्स वगैरह पढ़ते, कॉस्मिक गामा एक्सरेज एनर्जी, उनके कोरिलेशन। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कोरिलेशन ऑफ एनर्जी विद फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। होप यू आर गेटिंग ऑल द एक्सप्रेशंस। कैसा किए उसको नोट डाउन करो कॉपी में अच्छी तरह से। नेक्स्ट स्विच करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, डेट इज कॉल्ड एज बियर्स लॉ। कौन सा है? बियर्स लॉ, ओके। बियर्स लॉ करके एक कंसेप्ट है, बियर्स लॉ क्या है इसका? देखो, ये जो बियर्स लॉ है, दो इंपॉर्टेंट लॉज अपने को पढ़ना है, एक है लैम्बर्ट्स लॉ, दूसरा है बियर्स लॉ। तो ये जो बियर्स लॉ है, ये एक्चुअली इट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कोई सॉल्यूशन लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसको कितना एब्जॉर्ब करता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन कितना है और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उनके बीच में को रिलेशन देता है बियर्स लॉ। गेटिंग और नॉट? सो बियर्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन absorption of a solution and its concentration, and the amount of light absorbed is proportion to concentration of solution. सपोज यहाँ पर आपको कैपिटल A दिखाई दे रहा है, कैपिटल A मीन्स एब्जॉर्बेंस, ठीक है ना। कैपिटल L है यहाँ पर लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, और C है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, बराबर। कोई एक बीकर वगैरह कंसिडर करो, वो बीकर के अंदर कोई सोल्यूशन है, उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। उसमें से तुम लाइट को पास कर रहे हैं, तो वो लाइट वहाँ से पास होने के बाद ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो। तो एब्जॉर्प्शन कितना है उसका और सॉल्यूशन कितना था, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ये दो मेन फैक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप आता है, दैट इज नथिंग बट द बियर्स लॉ, विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। एब्जॉर्प्शन डिनोटेड बाय कैपिटल A एंड कॉन्सेंट्रेशन डिनोटेड बाय C। सो बीच में आता है लेंथ, मतलब आप सोचने जैसी बात है, सिंपल। सपोज बीकर की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होने का चांस है। बीकर की लेंथ बहुत कम है, एक लंबा लंबा ट्यूब जैसा है, जहाँ पर जिसके लेंथ वगैरह कम है, यानी सीधा सीधा जब उसमें से लाइट पास होती है, तो जैसे यहाँ पर देखो, एक मैं बना रहा हूँ डायग्राम, ये एक बीकर बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, इसमें से तुम लाइट पास कर रहे हैं, यहाँ पर से लाइट पास हो रही है इसमें से, सपोज, ठीक है, इधर के साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना लाइट को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मैं बीकर की ये जो साइज है इसको थोड़ा कम कर दूँ, तो जो लेंथ हो जाएंगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। सो एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ
एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. सो यू कैन से डेट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सी. एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट. एक्चुअली जितना लंबा रहेगा वो बीकर उतना लंबा वो जर्नी ट्रैवल करेगा वो लाइट. ओके और इन एडिशन टू उसका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा. अब यहाँ से अगर तुम्हें प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा. डेट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज इप्सिलॉन. क्या कहते हैं उसको? इप्सिलॉन. और उसको कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट. आई रिपीट, क्या कहते हैं उसको? मोलर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट कहते हैं उसको इप्सिलॉन. या उसको मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं. क्या कहते हैं? मोलर एक्सटिंक्शन. स्पेलिंग EXTIEXTIN TION एक्सटिंक्शन. सो मोलर एक्सटिंक्शन भी कहते हैं उसको, या मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं उसको, एक प्रोपोर्शनलिटी सिंबल. ठीक है ना. तो ये जो है बेसिकली एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड बातें हैं. ओके जिसके अंदर तुमको ये देखना पड़ेगा कि वो लेंथ कितनी है, पाथ लेंथ कितनी है और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसके हिसाब से उसका एब्जॉर्प्शन होगा. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे रिलेटेड एक दूसरा लॉ देखेंगे, डेट इज कॉल्ड एज लैम्बर्ट्स लॉ. ठीक है ना. एक कंबाइंड लॉ भी है, डेट इज कॉल्ड एज लैम्बर्ट्स बियर लॉ, और उसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ये रिलेशन समझ में आया होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन के बीच में. ठीक है. सो नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर कॉपी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम विच विल बी हेल्ड इन योर नेक्स्ट मंथ. अगले महीने आप लोगों का एग्जाम है, तो आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करो उसके लिए. और किसी के प्रीवियस लेक्चर देखना रह गए होंगे बाकी, तो अच्छी तरह से नोट कर लो, वो आपको लिंक में मिल जाएंगे, या तो फिर आप यूट्यूब चैनल पर जाकर भी वो लेक्चर को अच्छी तरह से देख सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल बातें भी पढ़ सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.